हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। माय नेम इज अवधेश सिंह। हम आपको अपने इस फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है। फिर हम बात करेंगे ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू आवेश है। दोनों परिमाण में बराबर हैं, परंतु दोनों का चिन्ह जो है विपरीत है, यानी एक धन है और दूसरा ऋण है। तो दो बराबर और चिन्ह में क्या हो, विपरीत हो, यानी एक धन हो तो एक ऋण हो, लेकिन दोनों के परिमाण बराबर हो। अर्थात अगर दोनों 4 कूलाम के हैं तो ये प्लस 4 कूलाम का हो तो ये माइनस 4 कूलाम का हो, ये प्लस 10 कूलाम का हो तो ये माइनस 10 कूलाम का होना चाहिए। ठीक है, तो परिमाण यानी जो 10 कूलाम 4 कूलाम की हम बात करें उनका परिमाण है, ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन चिन्ह एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। अगर ऐसे दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनीशन यहां देखते हैं। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण में अगर हम देखें, उदाहरण अगर हम इसका समझें तो उदाहरण में देखें, जैसे HCl क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। H2O क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। NaCl की अगर हम बात करें, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो NH4 की भी अगर हम बात करें, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इन सब में अगर हम देखें, जैसे हम HCl की बात कर लें तो HCl में अगर आप देखेंगे तो H पे प्लस होता है और Cl पर माइनस आवेश आता है, और ये इसके बीच का दूरी है, यानी बंध की लंबाई है। तो जो बंध की लंबाई है वही दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाती है। तो HCl जो है एक इस तरह से व्यवहार कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस दोनों के बीच की अल्प दूरी हो गई। उसी तरह HCl भी है। ठीक है, तो HCl भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी तरह हम H2O की बात करें तो H2O को भी अगर हम देखें तो H पर प्लस और OH पे माइनस, और ये इनके बीच की दूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी देखें, जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस है, तो दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं।
तो इसी तरह ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ तथ्य हम जान लें। पहला तथ्य यह है कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। आपसे कोई प्रश्न करे कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश बताइए, एक द्विध्रुव दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका कुल आवेश बताइए, तो देखिए कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं और चिन्ह में विपरीत होते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशि को बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा जाता है, अर्थात उनको उनके चिन्ह के साथ ही जोड़ा और घटाया जाता है। तो अगर ये 4 प्लस है और ये 4 माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश की अगर हम बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है तो क्या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, ये भी बात है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब आवेश होगा तभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश 0 हो जा रहे हैं, तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा, ये बात है। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के बीच अल्प दूरी होने के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, इनके बीच जो अल्प दूरी है, इस दूरी के वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वैद्युत द्विध्रुव का, लेकिन कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछी जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य है तो फिर के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। तो 100% वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। रीजन क्या है कि उनके बीच अल्प दूरी हो जाती है और इसी अल्प दूरी के कारण वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश के बीच दूरी ही नहीं होती तब तो फिर दोनों आवेश एक दूसरे पर आ जाते, और जब दूसरे पर आ जाते तो फिर ये न्यूट्रल हो जाते, और जब न्यूट्रल हो जाते तो फिर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु कुल आवेश उसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़ लिए, बट अगर हमसे ये भी प्रश्न किया जाए कि 4 वैद्युत द्विध्रुव हैं, 4 वैद्युत द्विध्रुव या 10 वैद्युत द्विध्रुव या 20 वैद्युत द्विध्रुव हैं, और इन सब को हम एक किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दे रहे हैं। कोई पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर हमने 10-20 जो भी वैद्युत द्विध्रुव है उनको हमने उसमें रख दिया। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हर वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होगा। तो जितने भी वैद्युत द्विध्रुव होंगे सबका अपना अपना वैद्युत आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की अगर बात होगी तो कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि हर वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये दोनों के आवेश, इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो होती है 2L। क्या होती है, 2L मानी जाती है। कुछ किताबों में 2A लिखा जाता है, कुछ किताबों में केवल A लिखा जाता है।
तो यहाँ पे 2l हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस दूरी को जब हम आधा करेंगे तो फिर एक दूरी कितनी हो जाएगी l, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी l। अगर हम इस दूरी को a मानेंगे तो फिर ये दूरी हो जाएगी a बटा 2, फिर ये दूरी भी हो जाएगी a बटा 2, तो बटे में आ जाएगी ये दूरी। ठीक है, तो इस दूरी को आधा करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम इस दूरी को 2l ही मानेंगे। ठीक है, हम चाहें तो a भी मान सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, हम x भी मान सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बट जब आधे की बात आएगी तो फिर हमें उसे x/2 a/2 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आधे की बात होगी तो हम इसको l लिख देंगे, इसको l लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम 2l मानते हैं। ठीक है, अब आइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि ये जो दोनों आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के, दोनों आवेशों के परिमाण क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ध्यान से सुने, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो ये अल्प दूरी है, इस अल्प दूरी का गुणनफल। ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी 2l का जो गुणनफल आएगा वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा होती है। इसका मतलब ये तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण हो गया। अगर इसकी दिशा है तो दिशा कौन होगी, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसलिए इस पर हम वेक्टर लगा दें, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित है, इसकी दिशा फिक्स है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि के अंतर्गत आती है। अब देखें तो जब ये वेक्टर हो जाएगा और ये परिमाण है, इसको भी वेक्टर करना पड़ेगा। तो इसी के दिशा में, जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसी दिशा में हम एकांक सदिश मान लेते हैं an कैप। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, जहां n क्या है, द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में एकांक सदिश है। जहां n क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है माइनस से प्लस की ओर, उसी दिशा में ये एकांक सदिश है। यहां लिख दे रहे हैं, जहां n कैप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ठीक है, तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। ठीक है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो हम इसको सदिश के रूप में लिखेंगे वेक्टर P Q × 2l। ठीक है, और इसको सदिश करने के लिए हम इसमें एकांक सदिश, द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में हम एकांक सदिश यहाँ लिख देते हैं। एकांक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। ठीक है,
तो इस n जो एकांक सदिश है इसका परिमाण 1 होगा, और 1 का जब इसमें आप गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि तो है, तो इसका परिमाण मात्रक क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, हम उसकी भी चर्चा कर लें। ठीक है, मात्रक क्या होगा, तो देखें Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, और 2L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, क्या होता है कूलाम मीटर होता है। ये SI पद्धति में लिखा गया है। अगर हम इसको CGS पद्धति में अगर बात करें, ये तो SI पद्धति में है, SI पद्धति में लिखा गया है ये। ठीक है, अगर CGS पद्धति में पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा, तो CGS पद्धति में होगा फ्रैंकलिन सेंटीमीटर, फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। ठीक है, या स्टेट कूलाम सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बीमा की बात कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या है, इसका बीमा क्या है। तो बीमा के लिए अगर हम देखें तो आवेश है, यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम है, और कूलाम का बीमा जो होता है वो होता है AT, क्या होता है AT, और मीटर क्या है, लंबाई का है, और लंबाई का होता है L। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो हो जाएगा LAT। ठीक है, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र। क्लियर, चलिए अब हम बात कर लें ध्रुवी और अध्रुवी अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो देखें ध्रुवीय अणु का मतलब ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 न हो। ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 न हो, अर्थात उस अणु का वेक्टर P0 न हो, अर्थात उसमें द्विध्रुव आघूर्ण हो। तो जिस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। ध्रुवीय अणु के लिए वेक्टर P जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, और ऐसे अणु जो होते हैं, जैसे में HCl की हम बात कर लें, H2O की बात कर लें, NH4 की बात कर लें, ये सब क्या है, ध्रुवीय अणु के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण होता क्यों है, क्योंकि इसमें अगर हमने इसको देखें, इन दोनों को हमने यहाँ भी लिखा है HCl H2O में, तो यहाँ होता क्या है कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय है। तो क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा और क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा। तो जैसे एक धन हो गया और एक ऋण हो गया और इनके बीच दूरी हो गई, तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। और जब वैद्युत द्विध्रुव बनेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना है उसमें। ठीक है, तो ऐसे अणु जो होते हैं उसको हम ध्रुवीय अणु के अंदर रखते हैं। H2O की बात करें, H2O में H+ OH-, OH H के तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे H पर क्या आता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और OH पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो ये भी द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी द्विध्रुव आघूर्ण आ जाते हैं, इसलिए H2O भी क्या है, ध्रुवीय अणु के अंतर्गत आता है। इसी तरह से हम HF की बात कर लें,
HF की बात कर लें, HBr की बात कर लें, HI की बात कर लें, ये सब ध्रुवीय अणु में आएंगे। ये सब ध्रुवीय अणु हैं, सबके अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ध्रुवीय अणु कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें अध्रुवीय अणु हम किसे कहते हैं? अध्रुवीय अणु क्या होता है? अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु में क्या होता है कि ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो? शून्य के बराबर हो, अर्थात वेक्टर p किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो ऐसे अणु को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या आएगा? देखें, इसमें आएगा H2, N2, O2। ठीक है। ये समान परमाणु वाले जो अणु होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? अध्रुवीय अणु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब रह गई बात, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों हो जाता है, क्यों नहीं बनता? तो देखें, समान अणु की जब हम बात करेंगे तो देखें H और ये H दोनों के बीच में जो एक इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के बीचों बीच में रहता है। न इस पर आंशिक रूप से धन आता है, न इस पे आता है, न इस पर ऋण आता है, न इस पे ऋण आता है। इस वजह से ये द्विध्रुव नहीं बन पाता है। जब द्विध्रुव नहीं बन पाता है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो? शून्य हो, उसे हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। और ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब जो हम वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ बात किए हैं, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा दिख रही है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। किसका? द्विध्रुव का। जो दोनों आवेशों को मिलाती है रेखा, उसे हम कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है। और दो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है ऐसे लंबवत, इसको हम बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं? निरक्ष। किसका? द्विध्रुव का। ये द्विध्रुव का निरक्ष है। ठीक है। तो यदि कोई बिंदु इस द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं स्थित हो तो उसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति, और यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित कहीं हो तो उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ठीक है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो रेखा लंबवत जाती है वो द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। यदि कोई बिंदु अक्ष पर कहीं स्थित है द्विध्रुव के तो वो अक्षीय स्थिति, और यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर कहीं स्थित है तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद।